Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BSOC 101 Introduction to Sociology फर्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमने ये जो है ना नोट्स है ना पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं। हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं, उसमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आए हैं, राइट। उन्हीं क्वेश्चन को हमने पिक किया है। ये क्वेश्चन, ये जो है, ये नोट्स आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, और ये वीडियो भी। अगर आपका एग्ज़ाम अगर जून 2026 में या दिसंबर 2026 में है, ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये वाले नोट्स, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ले सकते हो। शुरू करते हैं। BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंस। यानी सोशियोलॉजी एक साइंस के रूप में जो है ना कैसे उभरी, यानी कैसे इमर्ज हुई, इसका जो है ना सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें डिस्क्राइब करना है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. It emerged as a separate discipline in the 19th century due to major social, political and economic changes in Europe. बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी समाज यानी सोसाइटी का जो है ना सोशल रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर की एक साइंटिफिक स्टडी है। यानी 19th सेंचुरी में जो है ना यूरोप में बड़े सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से जो है ना ये जो है ना एक अलग विषय यानी डिसिप्लिन बनकर उभरा है। देन सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर इसका जो है ना सामाजिक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड अगर हम बात करें, सबसे पहला आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बेसिकली जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना अपने साथ लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी बोले तो समानता, और फ्रेटर्निटी बोले तो भाईचारे के आइडियाज़ लाए थे। इसने जो है ना मोनार्की यानी राजतंत्र जो है ना मोनार्की कहते हैं, और फ्यूडालिज्म मतलब बोले तो समांतवाद जैसे पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया है। देन सोशियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इस सोशल चेंजेस को जो है ना समझने में बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बेसिकली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। भारी भारी संख्या में लोग जो है ना गांव छोड़कर शहरों की तरफ गए। गरीबी यानी पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम जैसी जो है ना नई सोशल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, यानी शहरों यानी जो सिटीज़ के जो है ना बढ़ने से लोगों के लाइफस्टाइल्स और सोशल रिलेशंस बदल गए, और सोशलिस्ट ने जो है ना इन चेंजेस को साइंटिफिकली स्टडी किया। देन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी साइंटिफिक मेथड्स काफ़ी जो है ना पॉपुलर हो गए। स्कॉलर्स ने ऑब्जर्वेशन और एविडेंस यानी बोले तो सबूत का जो है ना उसको यूज़ करके सोसाइटी की स्टडी शुरू कर दिए। देन राइज ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब जो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो है ना कैपिटलिस्ट और वर्कर जैसी जो है ना नई सोशल क्लासेस बन गई। इसकी जो है ना इसकी वजह से इनइक्वालिटी जो हुआ करता था, और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, जो असमानता और सामाजिक टकराव ये सब हुआ करता था पहले, उनकी जो है ना स्टडी शुरू हुई इसकी वजह से। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑगस्टे कामते। ऑगस्टे कामते का क्या था? अगस्त्य कामते को जो है ना फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। उनका मानना था कि सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। उन्होंने ही जो है ना सोशियोलॉजी शब्द टर्म का जो है ना इंट्रोड्यूस किया था। कंक्लूजन अगर देखें, सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस के रूप में जो है ना इसलिए उभरी क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन जैसे जो है ना बड़े सोशल और इकोनॉमिक बदलाव आए। इन चेंजेस ने जो है ना सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ने की जो है ना ज़रूरत पैदा कर दी ना। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है, डिस्क्राइब दी describe the socio-historical and economic background within which sociology emerged as an academic discipline। यानी किस सोशियो हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनकर उभरी, उसे हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले जो सोशियोलॉजी है ना 19th सेंचुरी के दौरान एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुई। इसका उभरने में जो है ना उभरने के कई हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहला अगर रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें इसने डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को प्रमोट किया। इसने जो है सोशल ऑर्डर और चेंज को पढ़ने का इंटरेस्ट जगाया। देन पॉलिटिकल चेंजेस यानी मोनार्की यानी राजतंत्र का जो है ना पतन बोले तो डिक्लाइन किया। राजतंत्र का डिक्लाइन किया, जो राजा महाराजा वाला वो पहले सिस्टम चला करता था उसका डिक्लाइन किया, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का उदय हुआ। देन इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
सबसे पहला इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई, नई सोशल क्लासेस निकल कर सामने आई। कैपिटलिज्म में इसने जो है ना आर्थिक असमानता जैसे इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ा दी। इसने जो है वर्कर्स और ओनर्स के बीच जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव पैदा किए। देन अर्बन ग्रोथ, बेसिकली जो है ना शहरों की तरफ तेज़ी से माइग्रेशन यानी पलायन हुआ, यानी लोग जाने लगे। अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स जो है डेवलप हुई। देन इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में देखते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग हुआ, यानी स्कॉलर्स ने जो है सोसाइटी पढ़ने के लिए सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड्स अपनाए। फिर एनलाइटन आइडियाज़ आए जिसमें रीज़न और रेशनल थिंकिंग यानी तारीख और सोच पर जोर दिया गया। कंक्लूजन की बात करें, सो बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनकर इसलिए आई क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव ने जो है ना सोसाइटी की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मांगी थी। क्वेश्चन 3, what do you understand by sociology in everyday life? Discuss keeping C.W. Mill's notion of sociological imagination. So क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ से आप क्या समझते हैं, और C.W. मिल्स के जो है ना सोशियोलॉजी इमेजिनेशन के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें डिस्कस करना है। सो इंट्रोडक्शन है, sociology helps us understand everyday life and the relationship between individuals and society. C.W. Mills explained this through the concept of sociological imagination, यानी सोसाइटी जो ना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो एवरीडे लाइफ और इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बीच के जो ना रिश्ता समझने में मदद करती है। C.W. मिल्स ने जो ना इसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के कंसेप्ट के जरिए हमें समझाया था। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इसका मतलब क्या है, यानी सोशियोलॉजी ये पढ़ती है कि डेली लाइफ में सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर और रिलेशनशिप ह्यूमन बिहेवियर पर जो है ना कैसे असर डालते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है, C.W. मिल्स के अनुसार जो है ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बड़े सोशल इश्यूज़ के साथ जोड़ने की एबिलिटी यानी क्षमता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं, सबसे पहला आता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बेरोज़गारी, यानी एक इंसान सोच सकता है कि बेरोज़गारी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। सोशियोलॉजी दिखाती है कि इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस का भी बड़ा रोल है। देन एजुकेशन, बोले तो शिक्षा, एजुकेशन में सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट पर नहीं बल्कि जो है ना सोशल बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। पोवर्टी, गरीबी में भी, गरीबी सिर्फ एक अकेले इंसान का इशू नहीं है बल्कि एक सोशल इशू भी है। सो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस यही है कि ये जो है ना सोसाइटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स को सोशल इशूज से जोड़ती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा यानी एनकरेज देती है। कंक्लूजन यही है कि C.W. मिल्स का जो है ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट हमें ये समझाने में मदद करता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस बड़े सोशल फोर्सेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को कैसे जुड़े होते हैं। How does C.W. Mills explain history as an agency which shapes human beings and their destiny? यानी C.W. मिल्स कैसे समझाते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसी एजेंसी है जो ह्यूमन बींग्स और उनकी डेस्टिनी यानी किस्मत बनाती है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, C.W. मिल्स ने जो है ना सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ को समझने में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना था कि लोग जो है ना हिस्टोरिकल इवेंट्स और सोशल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मिल्स का व्यू क्या था हिस्ट्री पे, मिल्स के अनुसार जो है ना इंडिविजुअल एक हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक समय के अंदर जो है ना रहते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों ही हिस्टोरिकल इवेंट से बनते हैं यानी सेप होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे जब मंदी आ जाती है, लोगों के जो है ना एम्प्लॉयमेंट और जीने के तरीके जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है उन पर असर डालते हैं। दूसरा होता है वार्स, यानी जो युद्ध होता है, यानी वार्स जो है ना लोगों की ज़िंदगी, उनके करियर और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी नई टेक्नोलॉजीज लोगों के लाइफस्टाइल और जॉब्स ऑक्यूपेशन जो है ना बदल देती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, सो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाती है, ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ये जो है ना सोशल अपॉर्चुनिटीज़ को तय यानी डिटरमाइन करती है। कंक्लूजन की अगर बात करें, C.W. मिल्स का मानना था कि हिस्ट्री इंसान और उसकी डेस्टिनी बनाने में जो है ना एक बहुत क्रूशियल यानी ज़रूरी रोल निभाती है। इंडिविजुअल को समझने के लिए हमें जो है ना उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा जो उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उनको हमें जो है ना समझना होगा कि जिसमें वो रहते हैं। फिफ्थ है, डिस्कस द व्यूज ऑफ जेड बॉमन एंड C.W. मिल्स अबाउट सोशल रियलिटी, यानी सोशल रियलिटी के बारे में जेड बॉमन और C.W. मिल्स के क्या व्यूज़ को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं
इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली जो है ना जिगमुंड बॉमन और सी डब्ल्यू मिल्स दोनों दोनों ने ही जो है ना सोशल रियलिटी को समझने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। हालांकि दोनों की अप्रोच जो है ना अलग थी। सबसे पहले सी डब्ल्यू मिल्स के व्यूज़ हम देखते हैं। इसने जो है ना सबसे पहला था इसका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी सोसाइटी रियलिटी को समझने के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस को सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ जोड़ना, हमें लिंक करना चाहिए। देन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अक्सर जो है ना बड़े सोशल इशूज से जुड़ी होती है। देन जिगमॉन्ड्स का क्या व्यू था? सबसे पहला था लिक्विड मॉडर्निटी, यानी जो मॉडर्न सोसाइटी हमेशा चेंज हो रही है, यानी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही है। दूसरा अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, यानी पहले के मुकाबले अब सोशल रिलेशनशिप्स और इंस्टीट्यूशंस कम स्टेबल स्थिर हैं। देन ग्लोबलाइजेशन, यानी जो है ना ग्लोबल चेंजेस लोगों की लाइफ और उनकी पहचान, जो आइडेंटिटीज़ को जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है? दोनों ने सोशल चेंज की स्टडी की। दोनों ने कहा कि सोशल रियलिटीज़ को समझने के लिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के आगे, यानी बियॉन्ड देखना हमें चाहिए। देन अगर डिफरेंसेस की बात करें, इनके बीच अंतर क्या क्या है? सी डब्ल्यू मिल्स जो है ना फोकस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पे करते थे और लिंक्ड बायोग्राफी विद हिस्ट्री, यानी जो है सी डब्ल्यू मिल्स जो है ना इन्होंने जो है ना बायोग्राफी को जो है ना हिस्ट्री के साथ जोड़ा। और बॉमन की बात करें, ये लिक्विड मॉडर्निटी पर फोकस किया इन्होंने, और इन्होंने अनसर्टेनिटी और चेंज पर जोर दिया। कंक्लूजन की बात करें, सो जेड बॉमन और सी डब्ल्यू मिल्स जो है ना दोनों ने सोशल रियलिटी एक्सप्लेन करने में मदद की। मिल्स ने इंडिविजुअल और सोसाइटी के कनेक्शन पर फोकस किया, जबकि बॉमन ने मॉडर्न लाइफ के बदलते हुए नेचर, यानी चेंजिंग नेचर को हाईलाइट किया। डिस्कस दी सोशियोलॉजिकल मेथड्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, यानी सोसाइटी को समझने के लिए सोशियोलॉजिकल मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी की एक साइंटिफिक स्टडी है। सोशियोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला सोशियोलॉजिकल मेथड्स में आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन में मेथड में जो है ना इसमें रिसर्चर डायरेक्टली लोगों को और सोशल सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके जो है ना देखता है। ये एक्चुअल बिहेवियर समझने में जो है ना मदद करता है। दूसरा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है? क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज़ के जरिए जो है ना इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है। बड़े ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। देन केस स्टडी मेथड में क्या होता है? किसी इंसान, फैमिली, ग्रुप या कम्युनिटी की जो है ना बहुत डिटेल्ड स्टडी की जाती है। फिर हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है? यूजेस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू स्टडी सोसाइटी, यानी सोसाइटी पढ़ने के लिए पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ है कॉम्परेटिव मेथड, यानी अलग अलग सोसाइटीज़ या सोशल ग्रुप्स को आपस में कंपेयर, यानी तुलना किया जाता है इसमें। देन इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिलायबल है, यानी भरोसेमंद डाटा कलेक्ट करने में जो है ना मदद करता है। सोसाइटी की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देता है। सोशल प्रॉब्लम्स और चेंजेस को जो है एक्सप्लेन करता है। कंक्लूजन यही है कि सोशियोलॉजिकल मेथड जो है ना रिसर्चर को सोसाइटीज़ को जो है ना सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करने में मदद करता है। सोशियोलॉजिकल मेथड्स हेल्प रिसर्चर स्टडी सोसाइटी सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ओके। सो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे उभरी, वो हमें डिस्कस करना है। बेसिकली जो है ना सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना ह्यूमन सोसाइटीज़, कल्चर्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। ये 19th सेंचुरी के दौरान जो है ना एक अलग डिसिप्लिन के रूप में उभरी। एमरजेंस ऑफ स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहला आता है यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, यानी यूरोपियन कंट्रीज जो है ना अलग अलग कल्चर्स के संपर्क, यानी जो है ना कॉन्टैक्ट में जो है ना आई। स्कॉलर्स का इंटरेस्ट ट्राइबल और नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को स्टडी करने में बढ़ गया। देन कॉलोनियल एक्सपेंशन में क्या होता है? कॉलोनियल रूलर जो अंग्रेज थे, वो लोकल सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे। इस वजह से एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को बढ़ावा मिला। देन साइंटिफिक इंटरेस्ट में क्या होता है? रिसर्चर्स ह्यूमंस की जो है ना अलग अलग वेराइटीज़, डाइवर्सिटी को साइंटिफिकली समझना चाहते थे। देन डेवलपमेंट ऑफ फील्ड वर्क, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है ना इन कम्युनिटीज़ के बीच रहना और डायरेक्टली उनको पढ़ना, स्टडी करना शुरू किया था। देन इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स, यानी जो ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोस्की था, AR रेडक्लिफ ब्राउनी था और E.B. टेलर था। ये सब इनके इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। कंक्लूजन की अगर बात करें, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज़ की साइंटिफिक स्टडी के लिए उभरी और एक इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस डिसिप्लिन बन गई।
नाउ क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी की हमें स्टडी को डिस्क्राइब करना है। नाउ इंट्रोडक्शन यही है कि मॉडर्न मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो है ना रूप से मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी मेन रूप से जो है ना लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुई। अगर इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है इवोल्यूशनरी स्टेट, यानी जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है ना स्टडी किया कि ह्यूमन सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुई, यानी उनका विकास कैसे हुआ। देन फंक्शनल अप्रोच, इसमें बेसिकली मेलिनोस्की ने जो है ना इस बात पर जोर दिया कि इंस्टीट्यूशंस इंसान की ज़रूरतें यानी उनके नीड्स कैसे पूरी करते हैं। देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बेसिकली इसमें रेड क्लाइव ब्राउन ने स्टडी किया कि सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखते हैं। फील्ड वर्क ट्रेडिशन, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी सीधा देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर मेथड बन गया। देन कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जो ना ये आजकल जो ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और सोशल चेंज की स्टडी करता है। देन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है कल्चरल डाइवर्सिटी समझने में मदद करती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस की स्टडी करती है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती है। कंक्लूजन यही है कि मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटीज़ के सिंपल डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर फील्ड वर्क और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडीज़ बन गई है। नाउ क्वेश्चन 9, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच का जो है ना मैं रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करना है। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आपस में जो है ना बहुत क्लोज रिलेटेड सोशल साइंसेस हैं। दोनों ही ह्यूमन सोसाइटीज़ और सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, क्या क्या रिलेशनशिप है? कॉमन सब्जेक्ट मैटर, यानी दोनों ही सोसाइटी, कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं। सेकंड है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो है दोनों ही ह्यूमन इंटरेक्शंस और उनके आपस के रिश्तों यानी जो रिलेशनशिप है उन दोनों को एग्जामिन करते हैं। फिर थर्ड है यूज़ ऑफ सिमिलर मेथड्स, यानी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ और फील्ड वर्क दोनों डिसिप्लिन में यूज़ होते हैं। फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंजेस, यानी दोनों ही सोशल और कल्चरल चेंजेस का एनालिसिस करते हैं। डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है दोनों में? सबसे पहला है सोशियोलॉजी। सो ये जो है ना ट्रेडिशनल तौर पर ट्राइबल और बेसिकली जो है ना डिफरेंस है। अगर सोशोलॉजी की बात करूँ, ये मेन तौर पर जो है ना मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की स्टडी करता है और मेनली स्टडीज़ मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। और एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है बेसिकली, डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले सोशियोलॉजी देन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन ट्राइबल एंड स्मॉल स्केल सोसाइटीज़। ये ट्रेडिशनल तौर पर ट्राइबल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ पर फोकस करता है, जैसे ट्राइबल जैसे जो आदिवासी लोग हो गए ये सब उसमें, और जो स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ हो गए उन पे ज़्यादा फोकस करता है। कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पूरा करते हैं, और दोनों साथ में मिलकर जो है ना ह्यूमन सोसाइटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन 10, डिस्कस दी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में सिमिलैरिटीज़ यानी क्या क्या समानता है और डिफरेंसेस अंतर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपस में जुड़ी हुई डिसिप्लिन है जो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करती हैं, पर इनका फोकस जो है ना फोकस और मेथड्स अलग होता है। सिमिलैरिटीज़, अगर समानता की बात करें, सो स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी दोनों ही जो है ना सोशल लाइफ और ह्यूमन रिलेशनशिप पढ़ते हैं। साइंटिफिक अप्रोच, दोनों ही जो है ना रिसर्च के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ कल्चर, दोनों ही कल्चरल प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़ को एग्जामिन करते हैं। देन सोशल इंस्टीट्यूशंस, दोनों ही फैमिली, रिलीजन, इकनॉमी और पॉलिटिक्स जैसी इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं। अब अंतर क्या क्या है, डिफरेंसेस इसमें? सबसे पहला अंतर है सोशियोलॉजी, यानी मॉडर्न सोसाइटीज़ की स्टडी करता है, ज़्यादातर जो है ना सर्वेस यूज़ करती है, सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, और बड़ी सोसाइटी यानी लार्जर सोसाइटीज़ को पढ़ती है। ये किस में आता है? सोशियोलॉजी। अगर सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये ट्राइबल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की स्टडी करता है और ज़्यादातर फील्ड वर्क का ज़्यादा यूज़ करता है। और थर्ड है कल्चरल, जो कल्चर और कस्टम्स यानी जो रिवाजों हैं उन पर फोकस करता है, और छोटी कम्युनिटी जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ है उनको पढ़ता है। कंक्लूजन यही है कि हालांकि सोशियोलॉजी जो है ना और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फोकस जो है ना मेथड्स अलग हैं,
पर दोनों ही जो है ना हमें सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर समझने में मदद करता है। नाउ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 में क्या पूछ रहा है? डज सोशियोलॉजी हैव अ रिलेशनशिप विद हिस्ट्री, डिस्कस। यानी क्या सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ कोई रिलेशनशिप है, वो हमें डिस्कस करना है। सो सबसे पहला आ जाता है, sociology and history are closely related social science. Both study human society but from different perspectives. Sociology studies present social life while history studies past events. यानी सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जो है ना आपस में बहुत जुड़ी हुई सोशल साइंसेस हैं। दोनों ह्यूमन सोसाइटी पढ़ते हैं पर अलग पर्सपेक्टिव से। सोशियोलॉजी आज की जो है ना प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सोशल लाइफ जो है ना पढ़ती है, जबकि हिस्ट्री पुराने पास्ट इवेंट्स को पढ़ती है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी बोथ सबसे पहले जो है ना, अगर हम रिलेशनशिप बात करें बिटवीन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का, सबसे पहला है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी दोनों ही डिसिप्लिन ह्यूमन सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंजेस, यानी हिस्ट्री बताती है कि पास्ट में क्या चेंजेस हुए, जबकि सोशियोलॉजी पढ़ती है कि उनका सोसाइटी पर क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन कॉमन सब्जेक्ट मैटर, यानी दोनों फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। देन फोर्थ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर सोशियोलॉजी, मतलब अ, जो है सोशियोलॉजिस्ट आज के प्रेजेंट सोशल कंडीशन समझने के लिए अक्सर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को यूज़ करता है। नाउ फोर्थ, नाउ लेट्स गोइंग टू इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस में क्या है? हेल्प्स अंडरस्टैंड सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल डेवलपमेंट समझने में मदद करता है। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल चेंजेस को एक्सप्लेन करता है। ये सोसाइटी की जो है ना एक ब्रॉडर यानी बड़ी अंडरस्टैंडिंग देती है। कंक्लूजन यही है कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों हमें अलग अलग तरीक़ों से सोसाइटी और सोशल चेंजेस समझने में मदद करता है। क्वेश्चन 12 है, हाउ इज़ हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एक्सप्लेन करना है। यानी हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन सोशियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी और हिस्ट्री आपस में रिलेटेड है, पर उनका फोकस, मेथड्स और ऑब्जेक्टिव्स सबका अलग अलग है। डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्या क्या डिफरेंस है वो करते हैं। सोशियोलॉजी में आ जाता है कि सब पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी प्रेजेंट सोसाइटी, यानी जो ना ये प्रेजेंट यानी आज की सोसाइटी पढ़ता है। फिर सेकंड में आ जाता है ये जो है ना सोशल रिलेशनशिप पर फोकस करता है। थर्ड में ये सर्वेस और ऑब्जर्वेशंस यूज़ करता है। फिर ये सोशल पैटर्न्स को जनरलाइज करता है, सब सब पर जो है ना लागू करती है। फिर फिफ्थ है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस और बिहेवियर पढ़ती है और करेंट सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये पास्ट यानी पुराने इवेंट्स पढ़ती है। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स पर फोकस करता है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करता है। ये स्पेसिफिक इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। ये पास्ट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को जो है ना पढ़ती है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स एग्जामिन करता है। नाउ सोशियोलॉजी स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर, फोकस ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम्स। और हिस्ट्री स्टडी करता है पास्ट इवेंट और डेवलपमेंट्स को और एग्जामिन करता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स को। कंक्लूजन की बात करें, हिस्ट्री स्टडीज द पास्ट वेयर सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, बोथ डिसिप्लिन कम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब हिस्ट्री जो है ना पास्ट यानी कल की स्टडी करता है, बोले तो पास्ट जो बीत गया, जबकि सोशियोलॉजी आज यानी सोसाइटी और सोशल बिहेवियर पर स्टडी किया जाता है। दोनों डिसिप्लिन से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी पूरा करते हैं। सो क्वेश्चन 13, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स है। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी की हिस्ट्री डिस्कस करना है हमें। सो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बोथ स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सोशल लाइफ। यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है ना आपस में बहुत क्लोज रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ और सोशल लाइफ की स्टडी करता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले बढ़ते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी इकोनॉमिक्स जो है ना इंसान के आर्थिक इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ता है, जबकि सोशियोलॉजी सोशल बिहेवियर को पढ़ता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो दोनों मार्केट जो है ना वर्क और प्रोडक्शन जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। थर्ड है सोशल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक बदलाव इंसान के सोशल रिश्तों और सोशल रिश्तों को भी जो है ना असर यानी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, कार्ल मैक्स, यानी इन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट जैसे जो क्लास कन्फ्लिक्ट हो जाए, वर्ग संघर्ष और इकोनॉमिक इनक्वालिटी की स्टडी की थी।
देन मैक्स वेबर ने क्या किया था, इन्होंने रिलीजन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिश्ते यानी रिलेशनशिप को एग्जामिन किया था। देन एमिले डर्कहीम ने क्या किया था, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर यानी और सोशल सॉलिडेरिटी की स्टडी की थी, यानी काम का बंटवारा और सामाजिक एकता की स्टडी किया था इन्होंने। इम्पोर्टेंस की बात करें, ये जो ना ये इकोनॉमिक बिहेवियर को सोशल कंटेक्स्ट यानी समाज के नज़रिए से समझाता है। ये इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है। कंक्लूजन यही है कि जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सोसाइटी और इकोनॉमिक के बीच के जो रिश्ते की जो ना स्टडी करती है और बताती है कि जो सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है ना कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन्स हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ क्वेश्चन 14, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यानी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें डिस्कस करना है। सो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है ना इम्पॉर्टेंट सोशल साइंसेस है जो इंसान की ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है। दोनों की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कॉमन इंटरेस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी जो है पॉवर्टी जो गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम दोनों डिसिप्लिन्स पढ़ते हैं। देन थर्ड है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, यानी इकोनॉमिक हालात सोसाइटी पर असर डालते हैं, वही सोशल फैक्टर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोर्थ है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी दोनों ही फैमिली एजुकेशन और वर्क रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का एनालाइज करता है। नाउ अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, सोशियोलॉजी की सबसे पहले बात करें, ये सोसाइटी की जो है ना एक ब्रॉडर यानी बड़ी स्टडी है जो सोशल रिलेशनशिप को पढ़ती है। और इकोनॉमिक्स की बात करें, ये मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है और प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता है। कंक्लूजन यही है कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स आपस में जो है ना बहुत क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक दूसरे से को कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब द इंटरलिंकेजेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, यानी जो सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के बीच जो है ना इंटरलिंकेजेस यानी जो भी जुड़ाव है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। सो बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी आपस में जो है ना क्लोज रिलेटेड डिसिप्लिन्स है, दोनों ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है कि लोग सोशल सिचुएशंस में कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। इंटरलिंकेजेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, यानी सबसे पहला आता है जो इंटरलिंकेजेस होता है दोनों में इंटरलिंकेजेस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी दोनों इंसान के कामों जो एक्शंस है और इंटरैक्शंस को एग्जामिन करता है। दूसरा है सोशलाइजेशन, यानी दोनों स्टडी करते हैं कि एक इंसान सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ कैसे सीखता है। ग्रुप बिहेवियर, यानी दोनों ग्रुप्स के अंदर होने वाले बिहेवियर को एनालाइज करना। सोशल एटीट्यूड्स, यानी दोनों बिलीव्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस की स्टडी करना। सोशल इन्फ्लुएंस, यानी दोनों देखते हैं कि सोसाइटी इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें सो ह्यूमन बिहेवियर समझने में मदद करता है, सोशल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के आपस के रिश्ते की स्टडी करता है। कंक्लूजन की बात करें, सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो है ना रिश्ता पढ़कर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देन क्वेश्चन 16 में पूछ रहा है, इज सोशियोलॉजी रिलेटेड विद सोशल साइकोलॉजी, डिस्कस, यानी क्या सोशियोलॉजी का सोशल साइकोलॉजी से रिलेशन है वो हमें डिस्कस करना है। सो yes, sociology and social psychology are closely related disciplines. Both study human behavior, social relationships and interactions among people. यानी हाँ बेसिकली जो है ना सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, दोनों ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स और लोगों के बीच इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी सोशियोलॉजी सोसाइटी में बिहेवियर पढ़ती है, जबकि सोशल साइकोलॉजी सोशल सिचुएशंस में किसी एक अकेले इंसान इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पढ़ती है। सोशल इंटरेक्शन, यानी दोनों देखते हैं कि लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट होते हैं। देन सोशलाइजेशन, यानी दोनों पढ़ते हैं कि इंसान सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स कैसे सीखता है। फोर्थ इज ग्रुप बिहेवियर, यानी दोनों ही ग्रुप्स का इंडिविजुअल पर असर एनालाइज करते हैं। फिफ्थ इज सोशल इन्फ्लुएंस, यानी दोनों देखते हैं कि सोसाइटी हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर को कैसे शेप करती है।
अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है सोशियोलॉजी का, यानी ये पूरी सोसाइटी को एक एज अ होल यानी एक साथ पढ़ती है और सोशल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करती है। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, ये ग्रुप्स के अंदर जो है ना इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ती है और उनके एटीट्यूड्स और परसेप्शन पर फोकस करता है। कंक्लूजन की बात करें सो बेसिकली सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी क्लोज रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के जो है ना बीच का रिश्ता समझने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ कल्चर, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करना है। बेसिकली जो है ना कल्चर जो है ना सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल के जरिए शेयर किए गए बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और उनके जीने का तरीका, वेस ऑफ लाइफ शामिल होता है। Meaning of culture. Culture refers to the learned behavior, ideas, values and practices shared by members of a society. सो बेसिकली जो ना कल्चर उन सीखे हुए बिहेवियर, आइडियाज़, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को कहते हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स आपस में जो है ना शेयर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सबसे पहला आ जाता है लर्न बिहेवियर। बेसिकली जो कल्चर को सोशलाइजेशन के जरिए जो है ना सीखा जाता है। शेयर्ड बाय सोसाइटी, यानी कल्चर एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच शेयर किया जाता है। देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कल्चरल नॉलेज आने वाली पीढ़ी यानी जनरेशन तक पास होती है। देन डायनेमिक, कल्चर जो है ना समय के साथ साथ जो है ना चेंज यानी बदलता रहता है। देन सोशल इन नेचर, यानी कल्चर लोगों के आपस में इंटरेक्शन से बनता है। सिक्स इज सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, यानी ये लोगों को सोसाइटी में जीने का काम करने में मदद करता है। देन अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला है कि यह पहचान यानी आइडेंटिटी देता है, ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, ये एकता बोले तो यूनिटी और कोऑपरेशन बढ़ाता है। कंक्लूजन की बात करें तो कल्चर किसी सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ यानी जीने का तरीका है। ये ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना आकार बोले तो शेप देता है और सोसाइटी को लगातार जो है ना आगे बढ़ने में मदद करता है। नाउ क्वेश्चन 18, व्हाट इज कल्चर, एक्सप्लेन व्हाट इज कल्चर, हाउ इज इट रिलेटेड विद बायोलॉजी। सो कल्चर क्या है और ये बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। सो कल्चर जो है कल्चर और बायोलॉजी दोनों ही इंसान की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजी ह्यूमन फिजिकल यानी शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, जबकि कल्चर हमारा बिहेवियर और सोशल लाइफ बनाता है। सो मीनिंग ऑफ कल्चर क्या क्या हो गया, कल्चर इंक्लूड्स बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस लर्न बाय मेंबर्स। यानी जो ना कल्चर में बिलीव्स हो गए, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, वैल्यूज़ हो गए, जो वो सारी प्रैक्टिसेस आती हैं जो सोसाइटी के लोग जो है ना सीखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड बायोलॉजी। सो क्या क्या है रिलेशनशिप दोनों में। सो बायोलॉजी प्रोवाइड्स बेसिक नीड्स, बायोलॉजी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है। कल्चर डिटरमाइंस हाउ नीड्स आर मेट, यानी कल्चर ये डिटरमाइन करता है कि नीड्स कैसे मेट हुए। ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लर्निंग, यानी जो ह्यूमन की कैपेसिटी है फॉर लर्निंग वो डिटरमाइन करता है। देन इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, यानी कल्चर हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से भी जो है ना आगे जाकर ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, जैसे खाना बोले तो ईटिंग एक बायोलॉजिकल नीड है, पर खाने की आदतें जो फूड हैबिट्स वो कल्चरल है। कम्युनिकेशन यानी बात करना बायोलॉजिकल है, पर हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे ये कल्चर है। कंक्लूजन यही है कि जो बायोलॉजी जो है ना ह्यूमन लाइफ के लिए फाउंडेशन बोले तो नींव बनती है, जबकि कल्चर तय करता है कि लोग सोसाइटी में कैसे जिएंगे, बिहेव करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 19, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या बोले तो रिलेशनशिप है वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट, बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बेसिकली जो है कल्चर और सिविलाइजेशन यानी कल्चर यानी संस्कृति और सिविलाइजेशन बोले तो सभ्यता, यानी आपस में बहुत क्लोज कंसेप्ट है। दोनों ही जो है ना सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मीनिंग की बात करें तो कल्चर रेफर्स टू बिलीव, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ। यानी कल्चर का मतलब है बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और वेज ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि मटेरियल प्रोग्रेस यानी चीज़ों में तरक्की, यानी टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। रिलेशनशिप क्या है दोनों में, कल्चर गिव्स वैल्यू, यानी कल्चर में मॉरल और सोशल वैल्यूज़ देता है। सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़, यानी सिविलाइजेशन हमें टेक्नोलॉजी और मटेरियल डेवलपमेंट देती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस,
कल्चर और सिविलाइजेशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब दोनों ही सोशल तरक्की यानी प्रोग्रेस में योगदान देते हैं। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कल्चर जो है वैल्यूज़ और बिलीफ से जुड़ा है, ये सोसाइटी का जो है ना इंटरनल एस्पेक्ट है, इसे मेज़र करना जो है ना मुश्किल है। पर सिविलाइजेशन जो है ना मटेरियल प्रोग्रेस से जुड़ी है, ये सोसाइटी का जो है ना एक्सटर्नल एस्पेक्ट है और इसे मेज़र किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात करें, कल्चर और सिविलाइजेशन आपस में जुड़े हुए यानी इंटरकनेक्टेड हैं। कल्चर मतलब और कल्चर का जो है ना कल्चर मतलब और वैल्यूज़ देता है, कल्चर जो है मतलब और वैल्यूज़ देता है, जबकि सिविलाइजेशन हमें मटेरियल तौर पर आगे बढ़ाती है। डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ कल्चरल चेंज यानी कल्चरल चेंज के हमें फैक्टर्स को डिस्कस करना है। ओके, culture is not static, it changes over time to due to various social, economic and technological factors. Basically कल्चर जो है ना रुका हुआ स्टैटिक नहीं है, यह एक जो है ना यह कई सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से समय के साथ बदलता रहता है। फैक्टर्स ऑफ कल्चरल चेंज क्या क्या हो सकते हैं इनके फैक्टर्स? सबसे पहला एजुकेशन, एजुकेशन नए आइडियाज़ और वैल्यूज़ लाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन से लाइफ स्टाइल्स और बिहेवियर बदलते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरों की ज़िंदगी, सिटी लाइफ, कल्चर चेंजेस लेकर आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ऑक्यूपेशन और सोशल रिलेशनशिप को चेंज कर देती है। ग्लोबलाइजेशन, अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइग्रेशन, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से कल्चरल प्रैक्टिस फैलती है। मास मीडिया, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया कल्चर को बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। सोशल मूवमेंट्स, इक्वालिटी और जस्टिस यानी इंसाफ के लिए चलने वाले मूवमेंट्स कल्चर चेंज करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें, ये डेवलपमेंट यानी विकास प्रमोट करता है, ये नई चीज़ें, इनोवेशन को जो है ना बढ़ावा देता है। ये सोसाइटी को नए हाथों यानी न्यू कंडीशन के साथ ढलने में मदद करता है। कंक्लूजन की बात करें, सो कल्चरल चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है जो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट से असर पाता है। ये सोसाइटी को बदलते बदलते हालात के हिसाब से ग्रो करने में मदद करता है ना। What are primary and secondary social groups? How did Fordin and Tonis describe them? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स क्या है, फॉर्डिन एंड टॉनिस ने इन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, बेसिकली जो है ना इंसान ग्रुप्स में रहते हैं और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ने रिलेशनशिप के नेचर के हिसाब से ग्रुप्स को प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में बांटे हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप में क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप एक छोटा ग्रुप होता है जहाँ मेंबर्स के बीच बहुत क्लोज पर्सनल और इमोशनल रिश्ते होते हैं। एग्जांपल्स के लिए फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, पड़ोस ग्रुप, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहला होता है क्लोज रिलेशनशिप यानी मेंबर एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। देन इमोशनल अटैचमेंट यानी प्यार और परवाह, केयर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देन स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज के होते हैं यानी आमतौर पर इसमें कम लोग होते हैं। थर्ड की बात करूं तो सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, यानी सेकेंडरी सोशल ग्रुप यानी जो जो है ना सेकेंडरी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होता है जहां रिलेशनशिप फॉर्मल और एक फिक्स्ड गोल ओरिएंटेड के लिए होते हैं। एग्जांपल्स की बात करूं तो स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, ये फॉर्मल रिलेशनशिप में आता है, लार्ज इन साइज होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है इनका। फॉर्डिन एंड टॉनिस का व्यू क्या था? टॉनिस ने सोशल ग्रुप्स को जो है ना दो कंसेप्ट में समझाया है। सबसे पहला है जेमिन जेमिन सॉफ्ट यानी कम्युनिटी है ये। प्राइमरी ग्रुप जैसे, ये जो है ना प्राइमरी ग्रुप जैसा होता है जो क्लोज और पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। देन गैसिलिस सॉफ्ट एसोसिएशन, सेकेंडरी ग्रुप जैसे होता है जो फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो प्राइमरी ग्रुप्स इमोशनल सपोर्ट देते हैं जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स किसी स्पेसिफिक गोल को पाने में जो है ना हेल्प करते हैं। टॉनिस ने इनको जेमिन सॉफ्ट और गैसिल सॉफ्ट कहा है। नाउ क्वेश्चन 22, डिस्टिंग्विश बिटवीन गेमिन सॉफ्ट एंड गैसिल सॉफ्ट विद सुटेबल एग्जांपल। जिमीन जेमिन सॉफ्ट और जैसिल सॉफ्ट के बीच डिफरेंसेस यानी अंतर जो है ना हमें सुटेबल एग्जांपल के साथ बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली जो है ना जर्मन सोशलिस्ट फॉर्डिन एंड टॉनिस ने जो है ना जिमिन सॉफ्ट और जैसिले सॉफ्ट के जो है ना कंसेप्ट दिए ताकि अलग अलग तरह के जो है ना सोशल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए जा सके। जेमिन सॉफ्ट में क्या आता है? जेमिन सॉफ्ट में का मतलब है कम्युनिटी यानी
इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है पर्सनल रिलेशनशिप। देन दूसरा आता है इमोशनल बॉन्ड्स बना रहता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बनी रहती है, स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं, एग्जांपल्स हो गए फैमिली, विलेज, कम्युनिटी, क्लोज फ्रेंडशिप ग्रुप्स। नाउ जेस्टिलियर सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसोसिएशन या सोसाइटी। सो इसके फीचर्स के आगे फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, लार्ज स्केल सोसाइटी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप रहता है, एग्जांपल्स हो गए कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए। डिफरेंसेस की बात करूँ, सबसे पहले जेमिनी सॉफ्ट की बात करूँ, यहाँ यहाँ जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होता है, ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और ये ट्रेडिशनल सोसाइटी को दिखाते हैं। और अगर मैं जेस्टिलियर सॉफ्ट की बात करूँ, सो यहाँ फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट जो है ना लिमिटेड होता है, ये लार्ज ग्रुप्स होते हैं और ये मॉडर्न सोसाइटी दिखाते हैं। नाउ कंक्लूजन की बात करूँ तो जेमिनी सॉफ्ट जो है ना प्रेजेंट करता है कि कम्युनिटी, ये जो है ना ये दिखाता है कि एक क्लोज कम्युनिटी लाइफ दिखाता है, जबकि जेस्टिलियर सॉफ्ट मॉडर्न फॉर्मल और प्रोफेशनल सोशल रिलेशनशिप को दिखाता है। नाउ क्वेश्चन 23 में पूछ रहा है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप एंड इट्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी सोशल ग्रुप का जो मीनिंग हमें डिस्क्राइब करना और इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस को भी बताना है। सो बेसिकली सोशल ग्रुप जो है ना सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने गोल्स या ज़रूरत पूरी करने के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। देन मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप, सो बेसिकली सोशल ग्रुप जो है ना ऐसे लोगों की कलेक्शन यानी जमा है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंटरेस्ट, वैल्यूज़ या ऑब्जेक्टिव्स आपस में मिलते हैं, यानी कॉमन है, जो भी कॉमन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से स्मॉल ग्रुप से फैमिली फ्रेंडशिप ग्रुप्स आ गया, लार्ज ग्रुप के हिसाब से नेशन पॉलिटिकल पार्टी आ गया। सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, प्राइमरी ग्रुप है या सेकेंडरी ग्रुप। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, यानी पहला आ जाएगा इन ग्रुप, यानी ग्रुप टू विच अ पर्सन बिलोंग्स, यानी जिस ग्रुप में पर्सन बिलोंग करता है। देन आउट ग्रुप, ग्रुप टू विच अ पर्सन डज नॉट बिलोंग, जो पर्सन बिलोंग नहीं करता उस ग्रुप में। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्मल ग्रुप हो सकता है और इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है मेंबर्स के बीच में जो है ना इंटर कनेक्शन होता है और कॉमन इंटरेस्ट होना, इनका बिलोंगिंगनेस यानी अपनापन फील होना और शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज़ होना। कंक्लूजन की बात करें, सोशल ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन सोशल लाइफ बाय प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब सोशल ग्रुप जो है ना कोऑपरेशन, पहचान और आपस के मिल-जोल को प्रमोट करके सोशल लाइफ में एक बहुत जो है ना वाइटल ज़रूरी रोल निभाते हैं। नाउ क्वेश्चन 24 की बात करूँ तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंट्स, यानी सोशलाइजेशन का कंसेप्ट और इसके एजेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले सोशलाइजेशन ज़िंदगी भर यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लोग सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिहेवियर सीखते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, इसका मतलब यही कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे एक इंसान सोसाइटी का कल्चर और सोशल रूल्स सीखता है। इंपॉर्टेंस की बात करें, ये हमारी पर्सनैलिटी बनाता है यानी डेवलप्स पर्सनैलिटी, ये हमें सोशल रूल्स सिखाता है, टीचेस सोशल नॉर्म्स, ये सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद करता है, ये हमारी जो है ना सोशल आइडेंटिटी बनाता है। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा फैमिली, दूसरा स्कूल, तीसरा पीयर ग्रुप, चौथा मास मीडिया, फिफ्थ इज रिलीजन। नाउ कंक्लूजन यही है कि सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी सोशलाइजेशन जो है ना अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस और एक्सपीरियंसेस के जरिए जो है ना लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने में मदद करता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन, अब हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहला है सोशल रोल्स एंड इट्स मेजर टाइप्स। तो सबसे पहला इसका मीनिंग हम समझते हैं। अ सोशल रोल इज़ अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन एक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर सोशल पोजीशन, यानी सोशल रोल उस बिहेवियर को कहते हैं जो सोसाइटी उस इंसान से उम्मीद यानी एक्सपेक्ट करती है जिसकी कोई पर्टिकुलर सोशल पोजीशन होती है। टाइप्स आ जाएंगे इसके, सबसे पहले एक्रिप्ट रोल यानी जन्म से पहले, देन अचीव रोल यानी मेहनत से कमाया, देन फॉर्मल रोल, देन इनफॉर्मल रोल। एग्जाम्पल आ गया कि एक टीचर से जो है ना ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए और डिसिप्लिन मेंटेन करे। देन बी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में बताना है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के उस स्ट्रक्चर, उस बनावट और उस अरेंजमेंट को बोलते हैं, राइट। देन पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और इंट्रा इंटर एक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में आता है। देन अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, इट हेल्प्स मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो है ना सोसाइटी का ऑर्डर और उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। देन सी है
कम्युनिटी एंड इट्स टाइप्स। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। यानी कम्युनिटी एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक जगह पर रहते हैं और जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। देन टाइप्स हो गए। टाइप्स में कौन कौन आ गए? रूरल कम्युनिटी जिसमें गांव गांव आ गए। देन अर्बन कम्युनिटी जिसमें शहर आ गए। देन ट्राइबल कम्युनिटी। देन इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या क्या आ जाएगा? ये आइडेंटिटी और सोशल सपोर्ट देते हैं। देन डी पार्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स फीचर्स। सो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो हमारी बहुत ज़रूरी सोशल नीड्स पूरी करते हैं। एग्जाम्पल हो गया फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी। इनके फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? अ, इनका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, सोशल रूल्स जो भी नॉर्म्स रहता है और स्पेसिफिक काम यानी फंक्शंस होते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज नो नॉट लास्ट, देन ई पॉइंट इज एसोसिएशन एंड इट्स मेन फीचर्स। सो एसोसिएशन एक ऐसे ग्रुप होता है जो किसी एक खास गोल यानी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनाया जाता है। इनके फीचर्स में क्या क्या हो जाएंगे? वॉलेंटरी मेंबरशिप, अपनी मर्जी से जोड़ना, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल हो गया स्पोर्ट्स क्लब एंड ट्रेड यूनियंस, यानी स्पोर्ट क्लब्स और ट्रेड यूनियंस। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, अब इस टॉपिक को करते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि ये एजेंसीज ऑर्डर मेंटेन करने और इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सो मेजर एजेंसीज में क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा फैमिली, देन स्कूल, देन रिलीजन, देन लॉ जो कानून होता है, देन फिफ्थ इज मीडिया। एंड इसका इंपॉर्टेंस की बात करें, ये डिसिप्लिन, सोशल ऑर्डर और लोगों में शांति यानी हारमोनी बनाए रखने में मदद करता है। कंक्लूजन की बात करें, जो है ना सोशल रोल्स, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज़ और सोशल कंट्रोल की एजेंसीज, ये सभी सोसाइटी के जो है ना ठीक से काम चलाने के लिए बहुत ज़रूरी यानी एसेंशियल होते हैं, आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। यस गाइस, इसी के साथ अपना होता है ये नोट्स ख़त्म। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।